स्वागत है आपका सुरता साहित्य की धरोहर में। यहाँ हम लाते हैं हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा की कविताएं, कहानियां और साहित्य की अमूल्य रचनाएं। शब्दों से स्वर तक की इस यात्रा में आइए साथ चलते हैं। पिछले एपिसोड में हमने डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा की कहानी मछुआरे की लड़की का पहला भाग सुना। हमने अभी तक सुना कि नर्मदा की गोद में खेलती कूदती बड़ी हुई है सरस्वती, एक धीवर लड़की। उसके छोटे 4 भाई और 2 बहनें हैं। वह सबसे बड़ी है। परिवार का सारा बोझ एक तरह से उसी पर है। अच्छी कदकाठी की सरस्वती का रंग सांवला था, मगर चेहरे में अजीब सी कशिश थी। निमोनिया पीड़ित बाबूजी बिस्तर में हैं। वह माँ को कुछ दिन पूर्व ही बच्चा हुआ है, इसलिए वह भी बाहर से कुछ कमाकर लाने में असमर्थ हैं। एक तरह से उन्हें फाके में ही दिन गुजारना पड़ रहा है। नदियाँ, नावों और छोटे मोटे तूफानों से खेलती कूदती वह जैसे तैसे बड़ी होती गई। नदियों और उसमें आने वाली बाढ़ के प्रति वैसे वैसे उसका आकर्षण बढ़ता गया। आइए अब सुनते हैं इससे आगे की कहानी। पिछले 24 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। समूचे होशंगाबाद नगर का जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया था। कहते हैं इतनी बारिश पहले कभी देखने में नहीं आई। इन हालात में बाढ़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नर्मदा में बाढ़ कोई आकस्मिक बात नहीं और नदी किनारे रहने वाले खासकर मछुआरे इसे बहुत ज्यादा महत्व देते भी नहीं। उस रात लोगों को रेडियो द्वारा चेतावनी दी गई और सुरक्षित स्थानों पर चले जाने के लिए अनुरोध किया गया, तो अधिकांश लोगों को बाढ़ की विकरालता के बारे में मालूम ही नहीं हुआ। वे सब अपने जीवन में आने वाले खतरे की गंध से बेखबर सामान असबाब समेटने में ही रह गए। थोड़े बहुत लोगों ने रेडियो से चेतावनी सुनी भी, मगर यही समझा कि बाढ़ मामूली है, आई गई हो जाएगी। घटाघोप काली अंधेरी रात और वर्षा की यह बेधड़क बौछार, पानी की तड़तड़ करती बूंदों से खप्पर टूट रहे थे। सुनसु करती तेज हवाओं से झोपड़ियों के छप्पर गिर रहे थे। बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो रहे थे, तो वे कहाँ टिक पाते। न जाने क्या बात थी कि काशी बाबू की झोपड़ी इस आंधी तूफान और वर्षा में भी सही सलामत खड़ी थी। 29 अगस्त 1973 की वह भयावनी रात। काले काले बादल, घनघोर घटाएं, कड़कती बिजलियां, मूसलाधार बारिश। बिजली की तेज गड़गड़ाहट और मूसलाधार बारिश की आवाज से सरस्वती घबराकर उठ बैठी। यही कोई आधी रात का समय था। परिवार के अन्य सभी लोग इससे बेखबर मीठी नींद में थे। इस धीवर परिवार के लोग दिन भर मेहनत करते हैं, इसलिए रात नींद भी उन्हें खूब आती है। उन्हें सोता देख वह आश्वस्त हुई। डर उसके मन से भाग गया। फिर भी कंडील की लौ उसने और तेज की। छप्पर से जगह जगह पानी टपक रहा था। नींद में भी भला कोई पानी टपकने की फिक्र करे हैं। वह अपने आप बड़बड़ाई और चादर खींचकर सो गई। 30 अगस्त 1973 दिन गुरुवार। भारत भर में गणेश उत्सव की धूमधाम से तैयारियां हो रही थीं। हिंदू महिलाएं तीजा के उपवास पर थीं। उधर नर्मदा में भीषण बाढ़ से होशंगाबाद नगर का अधिकांश भाग और नदी किनारे के 50 गांव डूब गए थे। लोग फटीफटी आंखों से प्रकृति की विनाशलीला को देख रहे थे अपने घरों को, झोपड़ियों को उजड़ते हुए, फसलों को नष्ट होते हुए, और देख रहे थे डूबते असहाय लोगों को, और न जाने क्या क्या, मगर विवश थे। उन्हें सामान असबाब की फिक्र कहाँ? उन्हें फिक्र थी अपनी जान की, नन्हे मुन्नों की जान की। विघ्न विनाशक के जन्मदिन से पूर्व ही न जाने क्यों नर्मदा मैया को क्रोध आ गया था। झोपड़ियों और कच्चे मकानों में रहने वालों पर तो जैसे कहर ही टूट पड़ा था। चारों ओर पानी ही पानी और पानी के ऊपर कुछ टूटे फूटे मकानों के अवशेष और वृक्षों की शाखाएं।
प्रात नर्मदा मैया के विकराल रूप को देखती सरस्वती अवाक थी और विचारों के सैलाब में डूबी अपने आप में उलझी हुई थी। का बाबूजी इसी जलजला की बात बताते रहे? यह तो बाढ़ नहीं, उससे कितना बड़ा है। डोंगा का कोई चला पावे इसमें। सुबह 7 बजने को आया। वर्षा थम गई थी मगर नर्मदा में उफान अपने शबाब पर था। तेज सर्द हवाओं से ठिठुरती तट के एक किनारे किंकर्तव्य विमूर्सी बैसाखी के सहारे खड़ी सरस्वती चंचलन्यनसुता हिरनी की तरह भीषण बाढ़ में डूबे विशालकाय वृक्षों, टूटे फूटे मकानों के अवशेषों, बहते लकदीपों के ठूंठों टहनियों, असहाय स्त्री पुरुषों, पशु पक्षियों व प्रचंड वेग से बहती नर्मदा को देख अत्यंत व्यथित थी। विंध्य सतपुड़ा के मध्य स्थित मैकल पर्वत के उबड़-खाबड़ पत्थरों की चट्टानों पर भीषण गर्जना के साथ प्रवाहित जीवनदायिनी पुण्य सलिला का यह रौद्र रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। सपनों में बहुधा वह बाढ़ में अपने आप को नाव चलाते हुए देखती थी। ऐसे समय वह नींद में बड़बड़ाने लगती और तब रात में बाबूजी की डांट व गाली सुननी पड़ती। सुअर की औलाद बाबूजी की प्रिय गाली थी जिसे अक्सर वह रात में भी सुनती थी। वे यह गाली खासकर अपने बच्चों को ही देते थे। एक बार गलती से पड़ोसी के लड़के को यह गाली दे दी तो वह धमाधम मची की पड़ोसी के साथ उन्हें भी हवालात में हवा खाने की नौबत आ गई थी। बाबूजी ने कभी बाढ़ के बारे में सोचा ही नहीं। उधर परिलोक की कथा की तरह स्वरचित बाढ़ का सृजन कर उसमें नाव चलाने की बात सोचकर खुशी से रोमांचित होना सरस्वती को बचपन से ही अच्छा लगता था व अब तो और अच्छा लगता है, मगर आज स्थिति इससे भिन्न थी। साक्षात काल बनी मैकल सुता के इस रौद्र रूप को देखकर रह रहकर उसके शरीर में सिहरन हो रही थी। चारों ओर कोलाहल और अफरातफरी का आलम था। कितने बह गए तो कितने गांव डूबे, कितने मकान ढह गए तो कितने दबे और कितने मरे। किसके पाप का फल है यह आदि, यही सब चर्चा का विषय था। यही वह सुन रही थी और सोच भी रही थी। कुछ सच था और कुछ झूठ। मगर उस दिन होशंगाबाद वासी व उसके आसपास के लोग सच झूठ और पाप पुण्य से परे एक ऐसी विपदा में घिरे हुए थे जो पिछले 100 सालों में सबसे बड़ी थी। इसी समय नर्मदा के प्रचंड वेग में बहते जड़ से उखड़े एक वृक्ष की टहनी से लिपटे एक नवयुवक को सरस्वती ने देखा जो नजरों के सामने ही छिटककर नदी में जा गिरा। यह दृश्य देखकर सरस्वती के मुंह से चीख निकल गई। उसका शरीर कांपने लगा। थोड़े ही देर में 2 मछुआरों ने कुछ फासले पर तट के किनारे ही उस युवक को पकड़ लिया। अभी उसमें जान बाकी थी। 2 घंटे बाद अस्पताल में होश आने पर उसने मालाखेड़ी गांव की भयावह स्थिति का बयान किया तो जिला प्रशासन के कान खड़े हो गए। इस बाढ़ ने वैसे तो लाखों लोगों को चपेट में ले लिया था। कई गांव व हजारों लोग बाढ़ के पानी में घिरे हुए थे। उनके पास न खाने को अनाज था, न रहने को घर, न पहनने को कपड़े। कुछ बह गए तो मकानों के ढहने, भूस्खलन व नाव के उलटने से अनेक कालकलवित हो गए थे। प्रशासन ने युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया था और उनकी कोशिश यही थी कि बीमारी और दुर्घटना में कम से कम जान जाए व 1926 जैसी भयावह स्थिति की पुनरावृत्ति न होने पाए, जब इसी नर्मदा की बाढ़ में हजारों निर्दोष बेमौत मारे गए थे। यदि उस युवक की बात को सच मान लें तो मालाखेड़ी में फंसे लोगों की स्थिति सचमुच चिंताजनक थी। उसने बताया कि 100 से अधिक लोग अपनी जान बचाने के लिए गांव के जिस इकलौते दुमंजली इमारत की छत में शरण लिए हुए हैं, वह बहुत पुरानी व कमजोर है और 20 से 22 फुट पानी में डूबी हुई है। छत का एक किनारा गिर चुका है और पूरी की पूरी इमारत कभी भी गिर सकती है। उस जर्जर इमारत के ढहने का मतलब था 100 से अधिक लोगों की जल समाधि। एक तरह से देखा जाए तो उनकी स्थिति अन्य गांवों में बाढ़ से घिरे लोगों से एकदम भिन्न थी। यही वह बात थी जिसने जिला प्रशासन को हलाकान कर दिया। उस युवक की बात को न मानने का कोई कारण भी नहीं था।
भोपाल विश्वविद्यालय में अध्ययनरत वह साहसी युवक एक अच्छा तैराक था व रिश्तेदारों से मिलने मालाखेड़ी आया था। अन्य लोगों के साथ उसने भी पूर्व रात्रि उसी जर्जर इमारत की छत पर काटी। भोर होने का इंतजार था उसे, वहां बेमौत मरने की अपेक्षा होशंगाबाद तक का फासला तैरकर पार करने का निश्चय उसने रात में ही कर लिया था। अंतत सुबह 5 बजे वह गंतव्य की ओर निकल पड़ा। वहां फंसे लोगों की दुआएं ईश्वर ने कबूल की या नहीं, यह अलग बात है, मगर वह युवक अपनी जान बचाने के साथ उनकी दास्तान भी लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो ही गया। मित्रों, अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा की कहानी मछुआरे की लड़की का दूसरा भाग। आगामी एपिसोड में हम इसके तीसरे भाग सुनेंगे। दोस्तों, सुरता साहित्य का धरोहर विगत 8 वर्षों से साहित्य के प्रति समर्पित बिना किसी आर्थिक आकांक्षा से सेवा करती आ रही है। समय के अनुरूप इसके इस ऑडियो संस्करण को भी उसी प्रकार प्यार दुलार दें जैसे वेबसाइट को देते आ रहे हैं। हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक साहित्य प्रेमियों तक इसे साझा करें। यही हमारे लिए उपहार होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में मछुआरे की लड़की का तीसरा भाग लेकर। यह केवल कहानी नहीं बल्कि मानवता, मातृत्व और करुणा की अद्भुत गाथा है। तब तक नमस्कार, बने रहिए सुरता साहित्य की धरोहर के साथ।